हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग सेशंस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट चैप्टर मॉड्यूल बी से। और पहला चैप्टर है लॉज रिलेटेड टू बिल फाइनेंस एंड सेकंड इट्स अ पर्सनल फाइनेंस। तो ऑलरेडी हम एक पार्ट कवर कर चुके हैं इस वीडियो से रिलेटेड एंड दिस इज अ सेकंड पार्ट। एंड मेक श्योर कि आपने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हो ताकि पिछले सभी चैप्टर्स एंड बाकी पेपर्स के जो वीडियोस क्वेश्चंस हैं वो प्लस उनके पीडीएफ फाइल्स आपको मिल पाए। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो जल्दी से जल्दी आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। लिंक आपको टॉप लेफ्ट स्क्रीन पर मिल जाएगा iibf.info/app के नाम से। और मेक श्योर कर लीजिए कि आपने चैनल को भी सब्सक्राइब किया हो, बेल नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक कर देना सो दैट आगे आने वाले सब वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। चलिए आज का सेशन करते हैं जल्दी से स्टार्ट। एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 13 क्वेश्चंस एंड 14th क्वेश्चन ओवर हियर इट सेज अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय अ कंपनी इन मुंबई। तो मुंबई की एक कंपनी है जो कि एक बिल ऑफ एक्सचेंज को करती है ड्रॉ अपॉन अ पर्सन रिसाइडिंग इन मुंबई। ठीक है, तो इस तरह से समझते हैं यहां पर सभी चीजों को। एक कंपनी है मुंबई में, कंपनी इन मुंबई, राइट। ये एक बिल को ड्रॉ करती है किसी और पर्सन के ऊपर हु इज रिसाइडिंग इन मुंबई, राइट। तो ये पर्सन जो है दैट इज रेजिडेंट इन मुंबई, जो सेकंड पर्सन है जिनके ऊपर बिल को ड्रॉ किया गया। बट इट इज मेड पेबल टू अनदर पर्सन हु रिसाइड्स इन लंदन। तो लेकिन ये जो पेमेंट होनी है ये किसी और पर्सन को होनी है, टू अ पर्सन हु इज रिसाइडिंग इन लंदन। सो हियर वी कैन से वी आर टॉकिंग अबाउट एन इंडिविजुअल जो कि लंदन के रहने वाले हैं और उनको इसका पेमेंट मिलना है, राइट। बेस्ड ऑन द प्रोविजन ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, हाउ शुड दिस इंस्ट्रूमेंट बी क्लासिफाइड। तो ये किस तरह से क्लासिफाई किया जाएगा। तो सिंपल सा रूल है। सो पर्सन जो यहाँ पर कंपनी है दैट इज अ ड्रॉर। जिस पर्सन के ऊपर बिल को ड्रॉ किया गया है वो है ड्रॉई, और जिन पर्सन को अल्टीमेटली पेमेंट मिलनी है वो है पे, राइट। ये सिनेरियो रहने वाला है, राइट। तो ये पेमेंट जो है वो दी जाएगी। ये एक्सेप्टेड बिल जो है फॉरवर्ड कर दिया जाएगा टू द इंडिविजुअल पर्सन इन लंदन। एंड जब ये बिल जो है वो प्रेजेंट किया जाएगा टू द रेजिडेंट पर्सन इन मुंबई, तो उन्हें ये पेमेंट करनी पड़ेगी टू द पर्सन रेजिडेंट इन लंदन, राइट। सो ये सिनेरियो है। सो ऑप्शंस को देखते हैं। इट सेज एज अ फॉरेन बिल बिकॉज द पे इज रेजिडेंट। तो एक फॉरेन बिल है बिकॉज जो पे है वो रेजिडेंट है फॉरेन कंट्री में। देखो, इफ वी टॉक अबाउट द ऑप्शन ए, जो रेजिडेंस होता है पे का वो डिटरमाइन नहीं करता बिल की क्लासिफिकेशन के बारे में। अगर ड्रॉर एंड ड्रॉई दोनों इंडिया में रहने वाले हैं तो उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात नहीं कर सकते, राइट। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी इट सेज एज एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट बिकॉज इट वाज ड्रॉन इन इंडिया अपॉन अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। तो डेफिनेटली दैट्स द केस। जो सेक्शन 11 है ना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, वो डिफाइन करता है इनलैंड इंस्ट्रूमेंट को। तो अगर वन ऑफ द कंडीशन इज दैट की जो इंस्ट्रूमेंट है दैट मस्ट बी ड्रॉन इन इंडिया अपॉन सम पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, राइट। तो ये कंडीशन होती है, ठीक है जी। तो दो इट में बी पेबल टू एनी पर्सन जो कि फॉरेन कंट्री में रहने वाला है, लेकिन डेफिनेटली इट्स अ इनलैंड बिल, राइट। तो ये इनलैंड बिल रहने वाला है, ऑलरेडी हमने बताया। तो इस केस के बारे में अगर समझें तो एक चीज को समझने की जरूरत है कि सेक्शन 11 में डिफाइन किया गया है इनलैंड बिल को, कि अगर उसे ड्रॉ किया जाता है या बनाया जाता है इंडिया में और आइदर पेएबल इन इंडिया और ड्रॉन अपॉन अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, अगर ये कंडीशन है तो उसे बेसिकली हम इनलैंड बिल कहते हैं, राइट। एंड फॉरेन बिल वो होगा जो इनलैंड बिल नहीं है, उसको हम फॉरेन बिल कहेंगे। अब इस केस में जो बिल ड्रॉ किया गया है वो ड्रॉ किया गया है मुंबई में, ड्रॉ किया गया है, राइट। एंड इट इज ड्रॉन अपॉन अ पर्सन रिसाइडिंग इन मुंबई। तो वो भी पर्सन जो है जिसके ऊपर ड्रॉ किया गया है वो भी पर्सन मुंबई में है। बट इट इज पेबल टू पर्सन इन लंदन। तो वो पर्सन चाहे पेबल इन लंदन है चाहे इंडिया है, दैट डज नॉट बेसिकली मेक एनी सेंस। आंसर जो रहेगा वो बेसिकली किस हिसाब से रहने वाला है वो इस तरह से डिटरमाइन किया जाएगा, राइट। सो ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। एंड ऑप्शन सी सेज कि हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्शन सी कहता है हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट है, तो हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट को एनआई एक्ट में कहीं डिफाइन ही नहीं किया गया, राइट। सो यहाँ तो इनलैंड होता है, फॉरेन बिल होता है। ऑप्शन डी इट सेज इट इज अ फॉरेन बिल बिकॉज एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ फॉरेन रेजिडेंट क्लासिफाइज इट एज सच। तो अगर ड्रॉर और ड्रॉई दोनों यहाँ पर है तो उसे इनलैंड बिल कहा जाएगा, नॉट द फॉरेन बिल। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 15 which is related to the personal finance. So it says Deepika Padukone lodges a formal complaint with her credit card issuer.
तो दीपिका पादुकोण जी जो हैं वो अपने क्रेडिट कार्ड इश्यूर के पास एक फॉर्मल कंप्लेंट को भेज देते हैं अबाउट अ फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन, बट उनको कोई भी सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। What is the maximum time she must wait before she has an option to escalate her complaint to the banking ombudsman? 30 days, 60 days, 7 वर्किंग डेज या 90 डेज? व्हाट विल बी द प्रोविजन? कितना टाइम पीरियड उनके पास रहने वाला है कि वो बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास कंप्लेंट देने जा सकते हैं? सो अगर हम इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021 के हिसाब से चलें, तो कस्टमर को जो पहली कंप्लेंट फाइल करनी पड़ती है वो बैंक के पास करनी पड़ती है। अब इस केस में क्रेडिट कार्ड इश्यू के पास कर दी है। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता 30 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लेंट सबमिशन, या फिर जो रिस्पॉन्स आया है कस्टमर उस रिस्पॉन्स से सेटिस्फाइड नहीं है, तो कंप्लेंट एस्केलेट की जा सकती है टू द बैंकिंग ओम्बड्समैन। अब दीपिका जी ने ऑलरेडी कंप्लेंट फाइल कर दी है क्रेडिट कार्ड इशूइंग बैंक के पास, लेकिन उनको कोई सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स नहीं मिला है, तो वो 30 दिन तक वेट करेंगी फ्रॉम द डेट ऑफ लॉजिंग द कंप्लेंट विद द कार्ड इशूअर, एंड उसके बाद वो इस मैटर को एस्केलेट कर सकते हैं ओम्बड्समैन के पास, राइट? तो आंसर जो रहेगा दैट इज गोइंग टू बी द ऑप्शन ए, दैट इज 30 डेज फ्रॉम द लॉजिंग ऑफ द कंप्लेंट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द 16th क्वेश्चन। A bill of exchange is dishonored due to non-payment. अब non-payment की वजह से जो bill of exchange है वो हो गया है dishonor, and the holder decides to have this fact officially certified at a notary public. ठीक है कि notary public में इस fact को हम officially certify करवा लेते हैं। This formal certificate issued by the notary is known what specific legal term? Noting, protesting, dishonor certificate या allonge, क्या कहा जाता है उसे? देखो, नोटिंग क्या होती है? नोटिंग होता है कि इनिशियल एक्ट जो नोटरी पब्लिक के द्वारा किया जाता है सो एज टू नोट द फैक्ट कि डिसऑनर हुआ है, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिख देते हैं कि डिसऑनर हुआ है, उसको नोटिंग कहते हैं, एंड दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 99। ये तो आंसर नहीं है। प्रोटेस्टिंग इज बेसिकली लाइक जहां पर बिल डिसऑनर होता है तो होल्डर डिसऑनर का फैक्ट तो नोट करवा ही देता है, साथ के साथ एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, उस सर्टिफिकेट को ही प्रोटेस्ट कहा जाता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डिसऑनर सर्टिफिकेट जो होता है, एक सर्टिफिकेट ऑफ डिसऑनर जो स्पेसिफिक लीगल टर्म है वो प्रोटेस्ट है, डिसऑनर सर्टिफिकेट नहीं है। सो ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट। अलॉन्ज जो होता है वो एक स्लिप जो पेपर की ऐड की जाती है, अटैच की जाती है टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि मान लो कि आपने बैक साइड या फेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के ऊपर एंडोर्समेंट्स करी थी लेकिन अब जगह नहीं है उसके ऊपर, तो आपने एक एक्स्ट्रा पेज लगा दिया, उसे अलॉन्ज कहा जाता है। ठीक है, दैट इज सेड टू बी द अलॉन्ज, दैट इज नॉट रिलेटेड टू इट। तो ऑप्शन जो है बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16th। नाउ इसके बाद बात आती है रिलेटेड टू द पर्सनल फाइनेंस। A bank partners with the developer to offer an 80-20 housing loan scheme to Tiger Shroff। ठीक है, तो एक बैंक पार्टनर्स विद द डेवलपर, तो बैंक एक पार्टनरशिप कर लेता है एक डेवलपर के साथ, किसके साथ? एक डेवलपर के साथ पार्टनरशिप कर लेता है कि 80-20 जो है वो हाउसिंग लोन स्कीम के अंदर टाइगर श्रॉफ को लोन दे देंगे, राइट? Where the bank disburses the entire loan amount upfront to the builder. Now, as per the Reserve Bank of India guidelines, why is this practice discouraged and what is the recommended procedure for loan disbursal? ये प्रैक्टिस को क्यों डिस्करेज किया गया है एंड उसके बारे में बताना है। अब देखो, सबसे पहली चीज है जो बैंक है उनके लिए रिस्क बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है, तो इस तरह से कुछ सिनेरियो को समझने की कोशिश कीजिए। सो हियर वी आर हैविंग द बैंक and here we are having the builder or contractor, right? And here is a person जिसको ये प्रॉपर्टी एक्चुअल में मिलनी है, जो पर्सन एक्चुअल में बोरर होने वाला है, राइट? तो बैंक ये रहा एंड बोरर इस केस में टाइगर श्रॉफ बताए गए हैं, राइट? तो ये बोरर हो गए एंड ये हो गया आपके पास कॉन्ट्रैक्टर हो गया, हेयर इज अ कॉन्ट्रैक्टर। अब बैंक का टाई अप है इनके साथ, राइट? और बैंक ने लोन डिसबर्स किया है बोरर के बिहाफ पर, बोरर के बिहाफ पर, और पैसा किसको गया है? पैसा गया है कॉन्ट्रैक्टर के पास गया है, राइट? अब इस केस में सबसे पहली चीज होती है कि बैंक पूरा का पूरा अमाउंट अपफ्रंट दे देता है बिल्डर को। लेट्स से 80% दे दिया, 20% आपने मार्जिन ले लिया बोरर से। इवन दो अभी घर तो आपका अंडर कंस्ट्रक्शन है, अगर बिल्डर ने डिले कर दिया या डिफॉल्ट कर दिया तो बोरर तो अभी भी लायबल रहेगा कि उसको ईएमआई पे करनी पड़ेगी, राइट? लेकिन उसको कभी तो पोजेशन मिलेगा ही नहीं उस फ्लैट का या प्रॉपर्टी का, राइट? तो सबसे पहला इस पे यही है। दूसरा है कि ये चीज एक्चुअली इंकरेज करती है डाइवर्जन ऑफ फंड्स, यानी कि बिल्डर्स जो है वो डाइवर्जन ऑफ फंड्स कर सकते हैं। अब उनके पास बल्क फंड्स अवेलेबल हैं
एंड कोई कंट्रोल नहीं है उनके पास रिलेटेड टू मनी एक्चुअल में कहाँ पे यूज हो रही है, प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन में यूज हो रही है, कहाँ पे यूज हो रही है, तो वो डाइवर्जन ऑफ फंड्स हो सकता है, राइट। तीसरा होता है कि आपका क्रेडिट डिसिप्लिन खराब होता है, यानी कि अगर आप अपने डिसबर्समेंट को लिंक करते हो विद द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, तो डेफिनेटली एक सेफ गार्ड रहता है, राइट। बल्क अपफ्रंट डिसबर्समेंट अगर कर दी तो वो सेफ गार्ड आपका खत्म हो गया। फर्दर आपका एनपीए बन सकता है, अगर प्रोजेक्ट जो है वो आपका डिले होता जा रहा है, तो बैंक डेफिनेटली उसका एनपीए बढ़ जाएगा एंड बोरोर को अल्टीमेटली सफर करना पड़ेगा। अब आरबीआई ने अपनी मास्टर सर्कुलर या गाइडलाइन के थ्रू क्या कहा है कि बैंक जो है वो हाउसिंग लोन स्टेजीज में ही डिसबर्स करेंगे एंड उसे प्रोग्रेस ऑफ कंस्ट्रक्शन के साथ लिंक करेंगे और इंडिपेंडेंटली उसको वेरीफाई भी करेंगे। कोई भी अपफ्रंट डिसबर्समेंट बिल्डर्स को अलाउड नहीं है। एंड अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है तो लोन अमाउंट जो है उसे इंस्टॉलमेंट में इशू किया रहेगा, लाइक लेट्स से फाउंडेशन स्टेज पर, फिर स्ट्रक्चर कंप्लीट होने पर, फिर फिनिशिंग स्टेज के ऊपर, इस तरह से पैसा जो है वो डिसबर्स किया जाएगा, राइट। सो ऑप्शन देखते हैं। इट इज डिस्करेज्ड बिकॉज इट बेनिफिट्स द बिल्डर मोर देन द बोरोअर। डिसबर्सल शुड बी इन अ लमसम डायरेक्टली टू द बोरोअर, लमसम में तो देना ही नहीं है। ऑप्शन बी, it is discouraged because additional risks of disputes between the borrower and the builder. Disbursal should closely link to the stages of construction. Absolutely correct. बिल्कुल सही है, इसी चीज के हिसाब से होना चाहिए। ऑप्शन सी भी देख लेते हैं। इट इज encouraged as it speeds up the construction. No, it is not encouraged. It is discouraged because it violates KYC norms. No, that's not the case even, right? So option B is the correct answer. Now let's move toward the next question related to laws related to bill finance. So an acceptor, Abhishek Bachchan, is presented with the bill drawn payable to the drawer's order but in fictitious name, right? तो एक acceptor है, क्या है? acceptor, जो बिल को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। उनको एक बिल ड्रॉ करके प्रेजेंट किया गया है जो कि पेबल है टू द ड्रॉर्स ऑर्डर, ड्रॉर के ऑर्डर के ऊपर पेबल है, लेकिन उनको फिक्टिशियस नेम दे दिया। दिस बिल इज सब्सिक्वेंटली एंडोर्स्ड, फर्दर उसको एंडोर्स भी कर दिया एंड फर्दर फिर होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास आ जाता है, विद्या बालन के पास आ गया। इफ द ड्रॉर्स सिग्नेचर एंड द एंडोर्समेंट्स, अगर जो ड्रॉर का सिग्नेचर है और जो एंडोर्समेंट है वो सेम हैंडराइटिंग में है, तो व्हाट इज द अभिषेक लायबिलिटी टू विद्या, तो क्या लायबिलिटी रहेगी अभिषेक की विद्या को लेकर के, दैट वी नीड टू आंसर, राइट। अब देखो पूरा सिनेरियो जो है वो हम यहाँ पर समझते हैं चार्ट बोर्ड पर। तो हेयर इज अ ड्रॉर, सबसे पहले तो यहाँ पर ड्रॉर है और यहाँ पर है अभिषेक बच्चन जो असेप्टर है, और यहाँ पर है एक पर्सन जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है नहीं, फिक्टिशियस नेम में है, और बाद में ये बिल आ जाता है विद्या बालन जी के पास। सो हेयर इज अ सिनेरियो। सो हेयर वी आर हैविंग द ड्रॉर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड फिर ये जो बिल है वो गया था अभिषेक जी के पास, एंड ये जो पर्सन है जिसके इनको पे करने के लिए कहा गया है, इट्स अ फिक्टिशियस नेम, वो पर्सन एग्जिस्ट नहीं करता, और ये बिल फर्दर एंडोर्स कर दिया गया है विद्या जी को, राइट। तो ड्रॉर ने बिल दिया, ऑर्डर कहा कि आपने पे करना है फिक्टिशियस नेम वाले पर्सन को, असेप्टर ने बिल को क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो पर्सन अभिषेक जो है यहाँ पर वो असेप्टर ऑफ द बिल है एंड उन्होंने कर लिया एक्सेप्ट इस बिल को। और अब ये फिक्टिशियस पर्सन के पास तो जाएगा नहीं, तो ड्रॉर ने अपने ही सिग्नेचर करके, खुद के सिग्नेचर करके इसको फर्क आगे एंडोर्स कर दिया, ठीक है। तो ये विद्या जी बन गई अब होल्डर इन ड्यू कोर्स, शी इज नाउ होल्डर इन ड्यू कोर्स हियर, राइट। ये सिनेरियो है यहाँ पर। अब होल्डर इन ड्यू कोर्स जो होता है वैसे भी इनके पास हमेशा एक बेटर टाइटल रहता है। सो फर्दर आगे सिनेरियो ये है कि विद्या जी ने ये बिल फर्दर दे दिया है अभिषेक जी को, ठीक है। तो अब इनकी लायबिलिटी क्या रहेगी उसके बारे में वी आर टू आंसर। द सेक्शन 42 जो है वो बेसिकली कहता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का कि असेप्टर जो होता है, एक बिल जो ड्रॉ किया गया फिक्टिशियस नेम में एंड पेबल है टू द ड्रॉज ऑर्डर, वो अपनी लाइबिलिटी से रिलीव हो जाता है, अपनी लाइबिलिटी से रिलीव हो जाता है टू द होल्डर इन ड्यू कोर्स, अगर नाम जो है फिक्टिशियस है, प्रोवाइडेड जो होल्डर है वो ये प्रूव कर दे कि सिग्नेचर जो थे वो बेसिकली ड्रॉर के थे, सेम हैंडराइटिंग में थे, जो एंडोर्समेंट की गई थी उसी राइटिंग में थे। लेकिन जो डॉक्ट्राइन है ऑफ लाइबिलिटी ऑफ द एक्सेप्टर वो ये कहती है कि एक्सेप्टर ऑफ बिल जो रहेगा वो बेसिकली एडमिट करता है जेन्युइननेस ऑफ द ड्रॉ सिग्नेचर एंड वो बेसिकली उसके अकॉर्डिंग पे कर देगा, राइट, अगर इवन आपने फिक्टिशियस नेम भी ड्रॉ किया हुआ था। अब इस केस में देखो जो एक्सेप्टर है वो कौन है, वो है अभिषेक बच्चन। बिल जो ड्रॉन है वो पेबल है टू द
ऑर्डर ऑफ द ड्रॉर एक फिक्टिशियस नेम है। अब एंडोर्समेंट जो है वो सेम हैंडराइटिंग में की गई है, यानी कि ड्रॉर ने अपनी हैंडराइटिंग में ही करी है, एंडोर्समेंट भी आगे। अब होल्डर इन ड्यू कोर्स है कौन है? विद्या बालन है। अब विद्या बालन यहाँ पर क्या है? होल्डर इन ड्यू कोर्स है। एंड जो ड्रॉर के सिग्नेचर है एंडोर्समेंट के जो हैंडराइटिंग है वो सेम चीज है, राइट? सेम हैंडराइटिंग में है। सो कंडीशन जो होती है सेक्शन 42 की जो मैंने आपको बताई वो सेटिस्फाई हो रही है। सो डेफिनेटली जो अभिषेक बच्चन जी हैं वो लायबल रहेंगे कि उन्होंने पेमेंट करनी है टू द विद्या बालन, राइट? सो दैट्स द केस। सो ऑप्शंस देखते हैं। Abhishek is not liable. Abhishek is liable. Abhishek is liable to Vidya as the use of fictitious name does not release the acceptor from the liability to a holder in due course under these conditions. So option B is absolutely correct. ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। अनिल कपूर is seeking a home loan to purchase a ready built flat from a private developer. तो अनिल कपूर जी को एक लोन चाहिए कि वो फ्लैट को परचेज कर पाए एक प्राइवेट डेवलपर से, टू एंश्योर कंप्लायंस एंड सच टू मिटिगेट द रिस्क्स रिलेटेड टू अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन, व्हाट स्पेसिफिक सर्टिफिकेशंस एंड अंडरटेकिंग्स मस्ट बैंक बी ऑब्टेनिंग बिफोर फाइनेंसिंग द प्रॉपर्टी। तो क्या चीजें उनको लेनी पड़ेंगी? सबसे पहली चीज जो मैंडेटरी सर्टिफिकेट हम बात करने वाले हैं ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैंडेटरी सर्टिफिकेट जो है वो मेंशन कर देते हैं, ज्यादा इजी रहेगा। सबसे पहली चीज क्या रहेगी? सैंक्शनड बिल्डिंग प्लान। जो बिल्डिंग प्लान है वो सैंक्शन प्लान अप्रूव्ड होना चाहिए, राइट? अप्रूव्ड बिल्डिंग सैंक्शन प्लान होना चाहिए, कॉपी उसकी लेनी पड़ेगी। फर्दर एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट या ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट कि वो कंप्लीट हो चुका है। अब क्योंकि आप फ्लैट ले रहे हैं एक यहाँ पर प्राइवेट बिल्डर से, तो इसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी कहते हैं या फिर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट भी कहते हैं, सीसी या ओसी कहते हैं, राइट? एंड देन एक चाहिए हमें एनओसी, दैट इज नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अब एनओसी अथॉरिटी से चाहिए रहेगा, लाइक फायर डिपार्टमेंट से कि सेफ्टी क्लियरेंस है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से अगर एप्लीकेबल होगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी से अगर रिस्ट्रिक्टेड जोन में है, इलेक्ट्रिसिटी या वाटर सप्लाई बोर्ड से आपको एनओसी चाहिए रहेंगे, राइट? एंड इसके अलावा आपको एक अंडरटेकिंग चाहिए फ्रॉम द बिल्डर। बिल्डर से एक अंडरटेकिंग चाहिए रहेगी कि जो बिल्डिंग बनाई गई है वो सैंक्शन प्लान के हिसाब से ही बनाई गई है। सो अंडरटेकिंग फ्रॉम बिल्डर इज वेरी मच रिक्वायर्ड कि जो चीजें हैं उसी हिसाब से बनाई गई हैं, कोई अनऑथराइज्ड या इलीगल अल्टरनेट अल्टरेशन नहीं की गई है, जो भी रिक्विजिट अप्रूवल्स हैं वो ऑब्टेन किए गए हैं, और साथ में एक लीगल स्क्रूटिनी रिपोर्ट भी चाहिए जिसको हम एलएसआर कहते हैं, लीगल स्क्रूटिनी रिपोर्ट। ये वकील देगा, ठीक है? ये एक वकील रिपोर्ट देगा, लीगल स्क्रूटिनी रिपोर्ट चाहिए रहेगी जिसको एलएसआर कहते हैं। टाइटल डीड चाहिए रहेंगी, ये सभी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे। ऑप्शंस देखते हैं। ओनली अ कॉपी ऑफ ओरिजिनल सेल डीड, नहीं सिर्फ ये तो नहीं चाहिए। अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द डेवलपर स्टेटिंग दैट द कंस्ट्रक्शन इज लीगल अलोंग विद द पर्सनल गारंटी फ्रॉम अनिल, नो। An affidavit come undertaking from Anil that the property is as per the sanctioned plan and certificate from the architect confirming the same. Absolutely correct. We can also be relying upon the same. ठीक है जी? तो जब हम एक रेडी हाउस परचेज करते हैं तो बैंक एक एफिडेविट कम अंडरटेकिंग लेता है फ्रॉम द पर्सन दैट द प्रॉपर्टी हैज बीन कंस्ट्रक्टेड एज पर द सैंक्शन प्लान, कि सैंक्शन प्लान के अकॉर्डिंग आप पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को परचेज कर रहे हो, वो चाहिए रहता है, राइट? सो ऑप्शन जो सी है दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। Now let's move to the next question, number 20th. It says a bank finances a documentary bill for an exporter. तो बैंक जो है वो फाइनेंस करता है एक डॉक्यूमेंट्री बिल को एक एक्सपोर्टर के लिए, ठीक है? उसको फाइनेंस करते हैं, अर्जुन कपूर हैं जो, विच इज accompanied by a bill of lading. How does the presence of bill of lading fundamentally alter the bank's position compared to financing a clean bill? किस तरह से बैंक की पोजीशन जो है वो टोटली चेंज हो जाती है? देखो, जो क्लीन बिल होता है वो बिल ऑफ एक्सचेंज है। क्लीन बिल जो होता है दैट इज बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसके साथ कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं, राइट? कोई भी शिपिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, लाइक बिल ऑफ लेडिंग, इनवॉइस, इंश्योरेंस, कुछ भी नहीं है। तो बैंक सिर्फ और सिर्फ ड्रॉर की या एंडोर्सर की क्रेडिट वर्दिनेस के ऊपर रिलाई करता है, ठीक है? लेकिन अगर इंपोर्टर डिफॉल्ट कर दे, ठीक है, तो बैंक का कोई भी कंट्रोल नहीं रहता गुड्स के ऊपर। तो रिस्क जो सब्सटैंशियली होता है वो ज्यादा होता है, राइट?
बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डॉक्यूमेंट्री बिल, जहां पर बिल ऑफ लीडिंग साथ में है, डॉक्यूमेंट्री बिल भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज ही है, जहां पर शिपिंग डॉक्यूमेंट साथ में रहेंगे, लाइक बिल ऑफ लीडिंग साथ में है। अब बिल ऑफ लीडिंग जो होता है वो टाइटल टू गुड्स होता है, यानी कि आपको एक ओनरशिप प्रोवाइड करता है, यानी कि जिसके पास बिल ऑफ लीडिंग रहेगा, लीगली जो गुड्स इन ट्रांजिट है उसके ऊपर उसी पर्सन का कंट्रोल है, राइट। तो जब एक्सपोर्टर लॉन्च कर रहा है एक बिल को बैंक के पास, डॉक्यूमेंट्री बिल को विद द बिल ऑफ लीडिंग की कस्टडी के साथ, राइट, उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब हुआ कि इनकेस अगर इंपोर्टर ने पेमेंट को रिफ्यूज कर दिया, तो बैंक अब गुड्स को विद होल्ड कर सकता है रिलीज करने से पहले, और इवन उनको रीसेल भी अरेंज कर सकता है। तो अपने फाइनेंशियल एक्सपोजर को बैंक प्रोटेक्ट कर सकता है। तो बैंक की पोजीशन कैसे चेंज हुई? अब अगर क्लीन बिल है तो अनसिक्योर्ड लेंडर होगा, आपको बोरर की रीपेमेंट क्रेडिट वर्दिनेस के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्री बिल है तो उसके केस में बैंक एक सिक्योर्ड लेंडर माना जाएगा, क्योंकि जो बिल ऑफ लीडिंग है वो कंट्रोल देता है आपको गुड्स शिफ्ट के ऊपर, राइट। तो डेफिनेटली दैट्स अ हेल्पफुल थिंग। ऑप्शंस देखते हैं। इट ओनली सर्व्स एज अ प्रूफ, इज इट द केस? नो, दैट्स नॉट द केस। इट मेक्स अ बिल नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ऐसा भी नहीं है कि नॉन नेगोशिएबल बना दे। इट ट्रांसफर्स द बैंक एज एन एंडोर्सी into a owner of the goods, providing tangible security in addition to the bill itself. Absolutely correct. तो यहाँ पर जो बैंक है वो बन जाता है एक secured lender, right? एक secured lender बन जाता है बैंक। So option C is absolutely correct. चलिए अभी चलते हैं पर्सनल फाइनेंस के साथ रिलेटेड क्वेश्चन है 21st। अ स्टेट गवर्नमेंट हाउसिंग एजेंसी अप्रोचेस द बैंक। तो एक स्टेट गवर्नमेंट की हाउसिंग एजेंसी है जो कि एक बैंक के पास जाती है फॉर अ टर्म लोन टू फंड अ लार्ज प्रोजेक्ट दैट इन्वॉल्व्स एक्वायरिंग लैंड एंड डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। According to the guidelines, under which specific conditions can the bank extend finance to such a complete project? For such a complete project, बैंक किन कंडीशंस के अंदर लोन दे सकता है? देखो जनरल प्रिंसिपल समझते हैं कि बैंक जो होते हैं वो बेसिकली फाइनेंस नहीं देते फॉर द एक्विजिशन ऑफ लैंड एज सच, ठीक है। अब क्योंकि जो लैंड की एक्विजिशन है वो स्पेक्युलेटिव पर्पस या फिर लेट्स से आउटसाइड नॉर्मल बैंकिंग एक्सपोजर के बाहर है, तो डेफिनेटली दिया जा सकता है। जब एक स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी या कोई स्टेचुटरी हाउसिंग बोर्ड जो होता है वो अप्रोच करता है लाइक लेट्स से फॉर हाउसिंग प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, तो उसके केस में एक्सेप्शन अलाउ की गई है, लेकिन कुछ एक चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अब क्या क्या कंडीशंस हैं जिसके केस में बैंक फाइनेंस कर सकता है पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को, यानी कि लैंड के लिए भी और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी। सबसे पहली चीज है कि बोरोर जो है वो एक स्टेचुटरी अथॉरिटी होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट है, बोर्ड है, अथॉरिटी है जो कि स्टैच्यू के अंदर कंस्टिट्यूट की गई है, राइट। आप प्राइवेट बिल्डर को, डेवलपर को लैंड एक्विजिशन के लिए पैसा नहीं दे सकते, फाइनेंस नहीं दे सकते। एंड फर्दर दूसरी चीज है कि आप इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट के लिए लोन दोगे, सिर्फ लैंड के लिए पैसा नहीं दोगे। जो लोन दिया जाएगा पूरे कंप्लीट हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए दिया जाएगा, जिसमें लैंड एक्विजिशन रहेगी, डेवलपमेंट रहेगी, कंस्ट्रक्शन रहेगी। सिर्फ और सिर्फ परचेज ऑफ लैंड के लिए पैसा नहीं दोगे। फर्दर जो स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी है वो भी रहेगी, यानी कि लोन के केस में अब जो दिया ही जा रहा है इस केस के हिसाब से उसमें स्टेट गवर्नमेंट अपनी गारंटी देगी, यानी कि रीपेमेंट इंश्योर्ड है, क्रेडिट रिस्क रिड्यूस हो गया बैंक का, राइट। फर्दर स्टेचुररी चार्ज की बात करें तो देयर शुड बी अ स्टेचुररी मैकेनिज्म, ठीक है, ताकि आप ड्यूज को ऑटोमेटिकली रिकवर कर पाओ गवर्नमेंट के बजट के थ्रू, सेस या लिवाई के थ्रू, स्टैट्यूटरी चार्ज के थ्रू। दैट्स द केस। फिर प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है, प्रॉपर टेक्नो इकोनॉमिक अप्रेजल आपको करना पड़ेगा, वायबिलिटी को चेक करना पड़ेगा, कैश फ्लोज देखोगे, रीपेमेंट सोर्सेज क्या क्या है, वायबिलिटी को स्टैब्लिश करोगे, राइट। दो थिंग्स आर टू बी डन। एंड साथ के साथ आपको जो प्रायोरिटी सेक्टर अगर नॉर्म्स एप्लीकेबल है उनके साथ भी कंप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि अगर आप कि ईडब्ल्यूएस या एलआईजी के नॉर्म्स हैं तो आपको उनके साथ भी कंप्लाई करना पड़ेगा। So now let's have a look at the options. The bank can only finance private builders for such projects. Not the case. The bank can finance the public agency, but the project including land acquisition and development that must be completed within a period of 3 years. तो डेफिनेटली दैट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस कि एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट के लिए आप दे सकते हो, बैंक की गारंटी भी रहेगी, लेकिन साथ के साथ वो प्रोजेक्ट जो है दैट मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years, राइट। सो दैट इज टू बी डन। सो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। फर्दर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। करीना कपूर इज द होल्डर ऑफ अ बेरर चेक विच शी रिसीव्ड इन गुड फेथ, जो उनको गुड फेथ में मिला है, तो उनके पास एक बेरर चेक पड़ा है करीना कपूर के पास। विच ऑफ द फॉलोइंग
accurately describes a combination of rights she possesses under the negotiable instrument act, राइट? तो क्या अधिकार उनके पास अवेलेबल है, उसके बारे में हमने बताना है। अब अगर होल्डर की बात करें तो दो तरह की पार्टीज होती है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। जो होल्डर है दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 8, एंड एक होता है HIDC, होल्डर इन ड्यू कोर्स, जो कि डिफाइंड है अंडर द सेक्शन 9। तो होल्डर वो पर्सन होता है जो इंटाइटल्ड अपने खुद के नाम में कि उसके पास पोजेशन है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, एंड वो रिकवर कर सकता है, रिसीव कर सकता है अमाउंट दूसरी पार्टी से, दैट्स इट। तो करीना कपूर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक होल्डर है, वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है क्योंकि कोई लीगल कंसिडरेशन नहीं थी, राइट? अब क्योंकि HDC के केस में आपको वैल्यू भी चाहिए, कंसिडरेशन भी चाहिए, एंड फर्दर गुड फेथ भी चाहिए, एंड विदाउट इफेक्टिव टाइटल भी चाहिए। अब क्या क्या अधिकार होते हैं होल्डर के, वो हम समझते हैं। सबसे पहली चीज है कि आपके पास अधिकार है कि आप पोजेशन कर सकते हो अपने पास इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है? तो शी कैन लीगली पोजेस द चेक, दैट्स नॉट एन इशू, ठीक है? एंड पेमेंट के लिए डिमांड भी कर सकती हैं, एंड उनके पास राइट होता है होल्डर के पास कि वो पैसे को रिकवर कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, एंड फर्दर उनके पास राइट है कि वो फर्दर उस पैसे को, उस इंस्ट्रूमेंट को आगे नेगोशिएट कर सकते हैं, एंडोर्स कर सकते हैं, दैट्स बेसिकली अवेलेबल। एंड क्या राइट उनके पास अवेलेबल नहीं है? अगर पुराने पर्सन का जो टाइटल था वो डिफेक्टिव टाइटल था, तो उनको एक अच्छा टाइटल आगे नहीं मिलेगा, पहली चीज तो ये है। एंड फर्दर वो पेमेंट को एनफोर्स नहीं कर सकती किसी पार्टी के खिलाफ इन केस अगर कोई फ्रॉड, फ्रॉजरी या अनफुल कंसिडरेशन निकलती है तो, राइट? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक होल्डर है, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है। So option 8 says she can sue the drawer in her own name and is immune from any defects in the title or prior party. So that's not the case. अब क्योंकि वो एक होल्डर है, वो अपने नाम में सू कर सकती हैं, लेकिन डिफेक्ट्स जो होंगे उसके लिए उनके पास कोई भी इम्यूनिटी अवेलेबल नहीं है। ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन बी, she can convert a general crossing to a special crossing and can give proper discharge to the person making the payment. Absolutely correct, बिल्कुल सही है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि जो होल्डर का राइट है वो ये रहता है कि आप एक जनरल क्रॉसिंग को स्पेशल क्रॉसिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, एंड आपके पास एक अधिकार रहता है कि आप प्रॉपर डिस्चार्ज दे सकते हो पेयर को, राइट? वो दोनों आपके पास राइट्स अवेलेबल रहते हैं, ठीक है? तो ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। 23rd क्वेश्चन इट सेज a bank notifies its credit card customer Hrithik Roshan of a prospective increase in annual fees। तो बैंक जो है वो अपने क्रेडिट कार्ड होल्डर जो कि ऋतिक रोशन जी हैं उनको बताते हैं कि भाई हम अपनी जो एनुअल फीस है उसको इंक्रीज कर रहे हैं। ऋतिक फाइंड दिस चार्ज चेंज डिसएडवांटेजियस एंड डिसाइड्स टू क्लोज हिज क्रेडिट कार्ड अकाउंट। व्हाट इज द बैंक्स ऑब्लिगेशन टुवर्ड हिम एट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन? तो क्या उनके ऊपर ऑब्लिगेशन रहेगी बैंक के ऊपर? अगर देखो बैंक जो है वो प्रपोज करता है कि वो टर्म्स एंड कंडीशंस में ऑल्टरेशन करने वाला है, जैसे कि फीस चार्जेस को इंक्रीज करना है, तो उन्हें कस्टमर को कम से कम 30 दिन पहले एक नोटिस देना पड़ेगा। अगर कस्टमर उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता एंड ये कहता है कि मुझे अकाउंट को बंद करना है, तो बैंक को उस अकाउंट को बंद करना पड़ेगा बिना कोई एक्स्ट्रा फीस या पेनल्टी डाले हुए, एंड जो भी ड्यूज होंगे दोज मस्ट बी सेटल्ड एंड फर्दर मस्ट बी क्लोज्ड, ठीक है? विद इन 7 वर्किंग डेज कस्टमर की रिक्वेस्ट के ऊपर उसे बंद कर देना चाहिए। एंड अगर ऐसा नहीं करता बैंक या फेल हो जाता है, तो फिर 500 रुपए पर दिन के हिसाब से बैंक को पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी कस्टमर को। अब ऋतिक जी के केस को समझते हैं। तो बैंक ने नोटिफाई कर दिया ऋतिक जी को कि एनुअल फीस हम बढ़ा रहे हैं। ऋतिक जी ने इसको डिसएडवांटेजेस पाया और उन्होंने ऑप्ट कर लिया कि भाई मैं तो अपना क्रेडिट कार्ड अकाउंट ही बंद करवा रहा हूं। तो अब इस सिनेरियो में जो बैंक है उनके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि उन्हें अकाउंट को बंद करना है, उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर कोई अलग से पेनल्टी या एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं डाल सकते, प्रोवाइडेड सभी ड्यूज क्लियर हो चुके हैं, राइट? दैट्स द केस। ऑप्शन देखते हैं। द बैंक मस्ट परमिट हिम टू क्लोज द अकाउंट to a standard account closure fees. No, that's not the case. The bank must allow him to surrender the card without levying any extra charges for such a closure. Absolutely correct. क्लोजर के ऊपर अलग से कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे, राइट? तो बैंक ना तो रिफ्यूज कर सकता है, ना ही बैंक जो है वो वेव करेगा फीस को फॉर 1 ईयर। सो दैट्स नॉट द केस, ठीक है जी? तो दैट्स नॉट द केस ओवर हियर। फिर आगे बढ़ते हैं 24th क्वेश्चन की तरफ। सो इट सेज यूसेंस बिल इज ड्रॉन। यूसेंस बिल क्या होता है? जहां पर पेमेंट डिमांड के ऊपर नहीं की जाएगी, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के ऊपर की जाएगी या किसी ड्यू डेट के ऊपर की जाएगी। सो यूसेंस बिल इज ड्रॉन, राइट, on 31st of the January for a period of 1 month. Assuming February is not a leap year, what is a calculated due date for this bill including the standard days of grace? तो यहां पर देखो, एक
1 महीने के लिए पीरियड के लिए लिखा हुआ है। अगर ड्यू डेट एक फिक्स डेट होती, लेट्स से अगर कह देते हैं 2 मार्च को है, फिर डेज ऑफ ग्रेस नहीं मिलते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब इस केस में टाइप ऑफ बिल क्या है? दिस इज ए यूसेज बिल, यानी कि जो बिल है वो एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद पेएबल है एंड उसको 31 जनवरी को ड्रॉ किया गया है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द ड्यू डेट। ठीक है, जो मैच्योरिटी डेट होगी वो हमने कैलकुलेट करनी है। सो इफ वी डू कैलकुलेट, पीरियड जो है 1 मंथ का है, तो मैच्योरिटी जो रहेगी दैट विल बी सेम डेट ऑफ द नेक्स्ट मंथ, सेम डेट ऑफ द नेक्स्ट मंथ। लेकिन जो फेब्रवरी है वो तो नॉन लीप ईयर है, उसके सिर्फ 28 डेज होंगे, तो कोई 31 है ही नहीं है। तो रूल ये कहता है कि अगर मैच्योरिटी डे फॉल करती है किसी नॉन एग्जिस्टेंट डेट के ऊपर, तो मैच्योरिटी डेट जो रहेगी दैट विल बी द लास्ट डे ऑफ द मंथ। यानी कि अगर मैं 31 जनवरी की बात करता हूं तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेट बनती है 31 फरवरी। अब लेकिन 31 फरवरी एग्जिस्ट नहीं करती, एंड उसके केस में अगर तो लीप ईयर होता तो हम कहते हैं 29th। ठीक है, अब लीप ईयर नहीं है तो हम कह रहे हैं 28 फरवरी जो है दैट इज द ड्यू डेट, वो ड्यू डेट बन जाएगी। राइट, ये चीज होगी है। लेकिन अब थर्ड स्टेप एक और ऐड होगा, दैट्स रिलेटेड टू एडिंग द 3 days ऑफ ग्रेस। तो इसमें 3 days जो है ऑफ ग्रेस वो भी इसमें ऐड किए जाएंगे। 3 days ऑफ ग्रेस आर टू बी एडेड टू इट। तो डेट जो ड्यू बन जाएगी दैट विल बी 1 मार्च, 2 मार्च एंड 3 मार्च। आंसर इज गोइंग टू बी द 3 मार्च हियर। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा? आंसर विल बी 3 मार्च। राइट, सो ऑप्शन B is the correct answer. Option B is the correct answer here. Now, let's move toward the next question. It's related to 25th. Priyanka Chopra discovers a fraudulent card not present transaction on her credit card statement for an online purchase. ठीक है, तो प्रियंका चोपड़ा जी देखते हैं कि एक कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजैक्शन जो है CNP ट्रांजैक्शन दिख रही है उनकी स्टेटमेंट के ऊपर। The bank's investigation reveals that the transaction was not authenticated using the mandated two-factor authentication. What is the bank's liability to Priyanka in this scenario? तो बैंक की क्या liability है? That we need to answer. See, RBI का एक फ्रेमवर्क है। इन केस ऑफ CNP ट्रांजेक्शंस, लेट्स से ऑनलाइन या फिर IVR के थ्रू, मेल ऑर्डर के थ्रू कोई भी ट्रांजेक्शन होती है, तो उसके केस में एक एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन, जिसको हम टू फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन कहते हैं, वो भी अवेलेबल होना चाहिए। लाइक OTP प्लस CVV का इस्तेमाल हो सकता है या OTP प्लस पासवर्ड का इस्तेमाल हो सकता है। सो दैट कैन बी डन, राइट। सो इन केस अगर 2FA को बाईपास किया गया या अप्लाई ही नहीं हुआ, जिस ट्रांजेक्शन में ऑथेंटिकेशन 2FA के थ्रू नहीं हुई है, तो कस्टमर की लाइबिलिटी जो होगी दैट विल बी अ जीरो लाइबिलिटी, एंड पूरा का पूरा जो लॉस होगा वो बैंक को बियर करना पड़ेगा। अब कस्टमर की लाइबिलिटी सिर्फ तब अप्लाई होती है जब कस्टमर अपने क्रेडेंशियल्स को शेयर करता है नेग्लिजेंटली, या फिर उसका रिपोर्टिंग में डिले रहता है, तो उसकी लाइबिलिटी रहती है, अदरवाइज नॉट। राइट, तो इस सिनेरियो में भी अगर देखें फ्रॉडलेंट CNP ट्रांजैक्शन हुई है, जो 2FA था वो बेसिकली अवेलेबल नहीं था, एंड प्रियंका जी की जीरो लाइबिलिटी रहेगी, बैंक को सारा का सारा लॉस उठाना पड़ेगा। ऑप्शंस देखते हैं। द बैंक इज नॉट लायबल, तो बैंक तो भाई बिल्कुल लायबल है। ऑप्शन ए तो करेक्ट नहीं है। The bank and Priyanka will share the loss equally. No, that's not the correct. दोनों लॉस को बिल्कुल भी शेयर नहीं करेंगे। राइट, जो कंसेप्ट है कंट्रीब्यूटरी का, नेग्लिजेंस का, वो बेसिकली मैंडेटरी सिक्योरिटी फीचर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। सो ऑप्शन जो बी है दैट इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन सी इट सेज द बैंक विल हैव टू रीइंबर्स द लॉस टू प्रियंका विदाउट एनी डीमर। बिल्कुल सही है, रूल यही कहता है फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, काफी स्ट्रिक्ट है कि इन केस अगर फ्रॉडलेंट CNP ट्रांजैक्शन होती है जहां पर मैंडेटरी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो था वो बैंक के द्वारा इन्फोर्स चल ही नहीं रहा है, वहां पर बैंक की जिम्मेदारी रहेगी, लॉस को बैंक को रीइंबर्स करना पड़ेगा बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी ऑब्जेक्शन के, हेजिटेशन के। दैट इज टू बी डन। सो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। नाउ question number 26, that's the last question for this video. A minor Aryan Khan endorses a promissory note to an adult. ठीक है, तो जो आर्यन खान है वो एंडोर्स कर देते हैं एक प्रोमिसरी नोट को एक एडल्ट को, शाहरुख खान। द मेकर ऑफ द प्रोमिसरी नोट लेटर डिसऑनर्स इट। व्हाट इज द लीगल स्टेटस ऑफ द एंडोर्समेंट एंड द रिजल्टिंग लायबिलिटी ऑफ आर्यन? तो सिनेरियो कुछ इस तरह से है। आर्यन जो कि एक माइनर है वो एक प्रोमिसरी नोट को बनाते हैं, और ये प्रोमिसरी नोट जो है वो दिया गया है शाहरुख जी को। तो हेयर इज द आर्यन जो एक माइनर है,
तो ही इज आल्सो द मेकर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि ये प्रोमिसरी नोट है। तो एक अनकंडीशनल प्रॉमिस करते हैं वो टू द पेई। यहाँ पर जो शाहरुख जी हैं वो पेई हैं, शाहरुख खान इज पेई ओवर हियर। तो उनको प्रॉमिस किया गया कि मैं आपको पेमेंट दूंगा। अब शाहरुख खान जी ने जब बाद में इसको प्रेजेंट किया, इन्होंने डिफॉल्ट कर दिया आर्यन जी ने, राइट। तो क्योंकि ये पर्सन जो आर्यन है, दैट्स बेसिकली वट, वो एक माइनर है यहाँ पर। एंड एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो पर्सन माइनर है दैट्स नॉट कम्पिटेंट टू बेसिकली पार्टी अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। सिर्फ सेक्शन 26 में अलाउ किया गया, यानी कि हर एक पर्सन जो कैपेबल है कॉन्ट्रैक्टिंग में बाइंड हिमसेल्फ एंड बी बाउंड बाय मेकिंग, ड्राइंग, एक्सेप्टिंग। लेकिन जो माइनर है वो इंस्ट्रूमेंट को ड्रॉ कर सकता है, एंडोर्स कर सकता है, डिलीवर कर सकता है, नेगोशिएट कर सकता है। वो सभी पार्टीज को बाइंड कर लेगा लेकिन खुद को बाइंड नहीं कर सकता। अब अगर माइनर ने अगर एंडोर्स कर दिया है इंस्ट्रूमेंट को, राइट, तो ऐसी एंडोर्समेंट जो होगी वो टाइटल को ट्रांसफर कर देगी। जो अडल्ट है, जो शाहरुख जी हैं, वो होल्डर बन जाएंगे, लेकिन माइनर के ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं रहेगी, राइट। अब आर्यन खान जो कि एक माइनर है, वो एंडोर्स कर देते हैं प्रोमिसरी नोट को शाहरुख खान को। शाहरुख खान जो है वो एंडोर्सी बन गए, वो एक होल्डर बन गए। तो डेफिनेटली वो मेकर को सू कर सकते हैं अगर डिसऑनर होता है तो, ठीक है। इन केस अगर हम ये मानते हैं कि इंस्ट्रूमेंट इन्होंने ड्रॉ नहीं किया, मेकर नहीं है ये, एंड ये इंस्ट्रूमेंट जो था वो लेट से इस पर्सन के नाम पर था, यानी कि इस पर्सन को फर्दर एंडोर्स किया गया था एंड फर्दर इस पर्सन ने आगे एंडोर्स कर दिया टू शाहरुख खान, राइट। तो शाहरुख खान जो है वो मेकर को डिसऑनर के लिए सू कर सकते हैं, लेकिन आर्यन को सू नहीं कर सकते क्योंकि वो माइनर एंडोर्सर है। तो ऑप्शंस देखते हैं। द एंडोर्समेंट इज वॉइड, जो एंडोर्समेंट है वो वॉइड है एंड शाहरुख खान अक्वायर्स नो राइट टू द इंस्ट्रूमेंट। एंडोर्समेंट वाइड नहीं है, देखो एंडोर्समेंट जेन्युइन है, लेकिन माइनर को वो आप नहीं कर सकते, माइनर को सू नहीं कर सकते। एंडोर्समेंट इज वैलिड फॉर द पर्पस ऑफ नेगोशिएशन बट आर्यन खान हिमसेल्फ विल नॉट बी लायबल एज एन एंडोर्सर, क्योंकि सेक्शन 26 यही कहता है कि पर्सन सभी पार्टीज को बाइंड कर सकता है लेकिन खुद को बाइंड नहीं कर सकता। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर, राइट। सो दैट विल बी ऑल रिलेटेड टू दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पूरे पूरे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर कोई भी दिक्कत है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड ऐसी और वीडियोस के लिए जल्दी से जल्दी फॉलो कर लीजिए, कंप्लीट पैक अवेलेबल है। मेक श्योर कि एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पीडीएफ्स को जरूर असेस करें, सो एज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो दैट विल बी ऑल, थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।